तो एरर बेसिकली आपका जो है, एक होता है कंपाइल टाइम एरर और एक होता है रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम पे अगर कोई एरर जनरेट होता है तो या एरर डिटेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर, और एक होता है रन टाइम एरर जो प्रोग्राम रन करता है। जैसे जैसे दोनों क्या होते हैं, जैसे आप कभी सी का प्रोग्राम कराते हो, कंपाइल कराते हो तो आपका क्या होता है, अगर एरर कुछ होता है तो सीधे दे देता है कि 3 एरर है, 10 एरर है, 5 एरर है, यस सर। तो वो कंपाइल टाइम एरर होता है। कभी कभी क्या होता है, आपका कंपाइल कराते हो एरर आपका 0 देता है, फिर भी आपका आउटपुट नहीं मिलता, आउटपुट आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, तो उसको बोलते हैं रन टाइम। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर बेसिकली इन जनरल इन 3 फेजेज में होते हैं, लेक्सिकल फेज, सिंटैक्टिक फेज और सॉरी ये लेक्सिकल एरर, सिंटैक्टिक एरर और सिमेंटिक एरर। बेसिकली कंपाइल टाइम जो एरर होता है इन्हीं तीनों फेजेज में होता है, लेक्सिकल, सिंटैक्टिक और सिमेंटिक। इन जनरल सारे एरर जो भी होते हैं आपके इन्हीं तीनों फेजेज में मिलते हैं। आगे के भी जो 3 फेजेज हैं उसमें भी मिलते हैं, लेकिन बहुत कम मिलते हैं एरर, बेसिकली इसी में मिलते हैं। तो लेक्सिकल एरर किसको कहते हैं और उसको फिर कैसे रिकवर करते हैं, सिंटैक्टिक एरर किसको कहते हैं, उसको कब कैसे रिकवर करते हैं, और ऐसे ही सिमेंटिक के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले हम लेक्सिकल एरर में क्या क्या होते हैं। नंबर 1 आपका होता है जब exceeding length of an identifier, exceeding length of an identifier। क्या मतलब है इसका, एक्सीडिंग लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर, अगर किसी भी आइडेंटिफायर का लेंथ एक्सीड कर जाता है तो उसको बोलते हैं, वहां पे उसको लेक्सिकल एरर की कैटेगरी में आता है। एग्जांपल के तौर पे क्या होता है, जैसे आप लिखते हो इंटीजर सम, यहाँ पे क्या है, सम आपका क्या है, आइडेंटिफायर है, इंटीजर टाइप है, इसका डेटा टाइप है। तो ये तो आप आपकी लिमिट देखिए, इसमें कितने हैं, 3 ही कैरेक्टर है इस आइडेंटिफायर में। अगर मान लीजिए किसी भी कोई भी हम आइडेंटिफायर डिफाइन कर रहे हैं जिसमें बेसिकली मान लीजिए बहुत ज्यादा कैरेक्टर है, मोर देन 32 31, मतलब बहुत ज्यादा अगर हो जाए तो वहां पे क्या होता है, उस आइडेंटिफायर की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है जो कि एरर देता है। ये तो एरर नहीं देगा, इसमें और भी चीजें सपोज और भी कुछ ऐड करते जाओ एक निश्चित लिमिट के बाद। अब बताओ इतना बड़ा है ये, अब इसमें अगर इसकी लेंथ 31 32 कैरेक्टर से ज्यादा हो जाएगी किसी भी आइडेंटिफायर की तो वो एरर देगा। ठीक है, तो नंबर 1 ये एरर अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो लेक्सिकल एरर में कहलाता है। नंबर 2, नंबर 2 क्या है, चलिए नंबर 2 अपीयरेंस ऑफ इलीगल कैरेक्टर। अपीयरेंस ऑफ इलीगल कैरेक्टर, अपीयरेंस ऑफ इलीगल कैरेक्टर में क्या होता है, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से ही चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। जैसे आप डिफाइन करते हो इंटीजर a कामा b कामा, और सपोज उसके बाद आप डॉलर कर दो सिम, तो ये जो डॉलर है ये आपका यहाँ पे इलीगल कैरेक्टर है। ठीक है, क्योंकि ये आपका स्पेशल सिंबल है डॉलर,
ए और बी तो आपने डिफाइन किया इंटीजर, ये तो ले लेगा, बट डॉलर की वजह से यहाँ पे एक एरर आएगी जिस जो आएगा इसके अंडर में अपीयरेंस ऑफ इलीगल। ठीक है, ये भी अगर इस टाइप की भी चीजें आती है तो वो होता है लेक्सिकल एरर। ठीक, चलिए थर्ड वन देखते हैं, अनमैच स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और कमेंट, क्या मतलब हो गया यहाँ पे? अनमैच स्ट्रिंग और कमेंट, इसमें एग्जांपल के तौर पे अगर हमको देखना हो तो क्या होगा? एग्जांपल, सपोज आपका लिखा हो, आप एक बात बताओ, कमेंट लाइन जो लिखते हो वो कैसे लिखते हो? ऐसे ही तो लिखते हो, स्टार कमेंट लाइन, ये कमेंट लाइन ऐसे ही तो लिखा जाता है? आप बताइए, कोई तो बोलो भाई। यस सर, मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टी हाँ, मल्टीपल लाइन अगर इस तरह से आप करते हो तो सिंगल में भी ये चल जाएगा, मल्टीपल में भी चल जाएगा। सिंगल लाइन के लिए तो हाँ डबल सर। स्लैश लगा दो तो हम हाँ स्टैंडर्ड चल जाएगा। चल जाता है। ठीक, यस। अगर मान लो इसमें ये चीज ना हो, आपने कमेंट लाइन तो लिख रहे हो मल्टीपल लाइन की, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में तो आपका स्लैश और एस्ट्रिक लगा हुआ है, कमेंट लाइन लिखा भी हुआ है, बट उसके आगे ये जो है एस्ट्रिक और कमेंट लाइन, अरे ये स्लैश नहीं लगा हुआ है, तो इस तरह का ये भी एक एरर ही देगा। क्यों? क्योंकि यस कंप्लीट सर। कमेंट लाइन लिखने का जो फॉर्मेट होता है उसमें ये नहीं है, तो ये भी, ये जो आएगा इस तरह का भी एरर जो है आपका अनमैच स्ट्रिंग और कमेंट। ठीक है, चलिए, तो ये जो एरर्स हैं, एक्सीडिंग लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर, अपीयरेंस ऑफ इलीगल कैरेक्टर, अनमैच स्ट्रिंग और कमेंट, ये सब आपके लेक्सिकल एरर के कैटेगरी में। इनको रिकवर कैसे किया जाता है? इसके लिए एक मेथड होता है, रिकवरी मेथड, जिसको बोलते हैं पैनिक मोड रिकवरी मेथड। पैनिक मोड, देखिए रिकवरी करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन लेक्सिकल एरर सिर्फ और सिर्फ पैनिक मोड से ही रिकवर होता है। यही एक तरीका होता है रिकवर करने का। जब नेक्स्ट आप सिंटैक्टिक पढ़ोगे तो उसमें 4 तरीके से हम रिकवरी करते हैं। ठीक है, फिर सिमेंटिक में एक ही तरीका होता है। पैनिक मोड में क्या करते हैं बेसिकली, जिसकी वजह से जो भी आइडेंटिफायर, देखिए जैसे आपका मैं दिखा रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है सीधे, ये देखिए, यही मैंने बताया ना, ये लेक्सिकल एरर ये जो था। चलिए एक ये भी है, मिस स्पेलिंग ऑफ आइडेंटिफायर कीवर्ड्स एंड ऑपरेटर्स, ये भी एक तरीका है। ये भी अगर आता है तो लेक्सिकल में आता है, कभी कभी इसको सिंटैक्टिक में भी डाल देते हैं। मिस स्पेलिंग ऑफ आइडेंटिफायर कीवर्ड्स एंड ऑपरेटर्स, ये बेसिकली आपका आता है ये वाला सिंटैक्टिक में ही, लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो हम इसको सिंटैक्टिक में ही देखेंगे। जो रिकवरी मेथड है उसको देखें, पैनिक मोड रिकवरी क्या है ये देखिए। इन दिस, discard input symbol one at a time until one of the designated set of synchronizing tokens is formed. It is simple recovery method and it does not go into infinite. पैनिक मोड में करते क्या है बेसिकली, जिसकी वजह से एरर आता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, इसमें सही से लिखा नहीं है, मैं अलग से ही बता देता हूँ। जैसे इंटीजर a,
5b लिखा हुआ है। तो एक बात बताइए, या इसके बाद ये भी कर लो, कॉमा डॉलर। यहाँ पे चलिए हम देखते हैं एरर पहले कहाँ का है। आप देखो इंटीजर डिफाइन किए हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए है, ए भी आपका इंटीजर डिफाइन किया गया है, आइडेंटिफायर है, कोई दिक्कत नहीं। 5b क्या होगा आप बताइए। 5b आपका एरर देगा। क्यों यहाँ पे एरर है 5b की वजह से? बताइए क्यों, कोई बता दे क्यों है। सर जब वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो पहले इंटीजर नहीं दे सकते हैं सर। हाँ, तो 5b क्या होगा आपका, एरर देगा इसकी वजह से। और एक डॉलर है, डॉलर पे भी आपका ये स्पेशल सिंबल है, अभी मैंने पीछे बताया था ये इलीगल कैरेक्टर की कैटेगरी में आता है। तो इन दोनों में 5b में क्या होगा, यहाँ भी एरर देगा, डॉलर की वजह से भी देगा। तो पैनिक मोड रिकवरी में क्या करेंगे, इस 5 को भी, b को भी डिस्कार्ड कर देंगे, और फिर डॉलर की वजह से भी है तो फिर हम डॉलर को भी क्या कर देंगे, डिस्कार्ड। ठीक है, ये होता है पैनिक मोड रिकवरी में। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है void main integer I comma j comma a is equal to 10 pri। ये अगर कोई एग्जांपल दिया गया है तो इसमें बताइए कहाँ एरर आएगा। void main, इसमें कहीं एरर नहीं है, ओपन ब्रेस है, इंटीजर आई जे है, कोई दिक्कत नहीं है, ए इज इक्वल टू 10 है, ये स्मॉल ए कर लो, नहीं तो कहोगे कि एरर है सर वो डिफाइन नहीं। यहाँ पे जो आपका एरर आ रहा है डॉलर की वजह से आ रहा है। देखो यहाँ पे डॉलर का कोई मतलब नहीं, ये लीगल कैरेक्टर होगा। तो अगर इस तरह का कोई प्रोग्राम दिया हो और कहे कि इसमें किस टाइप का एरर होगा, तो आपका डॉलर आपका इलीगल कैरेक्टर है, ये अगर है तो इसकी वजह से क्या होगा, ये लैक्सिकल एरर होगा। और इसको रिकवर कैसे करते हैं, पैनिक मोड रिकवरी मेथड से, जिसमें हम क्या करेंगे, इस डॉलर को डिस्कार्ड कर देंगे, तो लैक्सिकल एरर इसमें से। ठीक है, तो लैक्सिकल एरर बेसिकली 3 चीजों की वजह से होता है। जब किसी भी आइडेंटिफायर की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाए, नंबर 1, नंबर 2 जब कोई भी इलीगल कैरेक्टर आ जाए, और नंबर 3 जो होता है अनमैच स्ट्रिंग हो जाए या कमेंट हो जाए। अनमैच स्ट्रिंग में क्या होता है कोई बताए। सपोज स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं, अगर उसमें एक तरफ कोट लिखा हो और क्लोजिंग वाला ना हो, तो उसकी वजह से, जैसे लाइक दिस, लाइक ये ना हो, ये तो लिखने का तरीका होता है, बट ऐसे हो तो यहाँ भी एरर हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो आपका जो लैक्सिकल एरर है क्या क्या होता है, ये 3 चीजों की वजह से होता है, मैंने बता दिया। और रिकवर कैसे करते हैं वो भी बता दिया। नेक्स्ट आपका है सिंटैक्टिक एरर। ये हाँ जी बोलिए। सर हाँ जी सर ये जो अनमैचिंग स्ट्रिंग्स जो एरर है हाँ सर, बोलिए। उसको हम लोग पैनिक मोड से कैसे रिकवर करेंगे? मतलब उसमें तो पैनिक मोड में हम लोग उसको डिस्कार्ड करते हैं। कंप्लीटली डिस्कार्ड कर देंगे इसमें भी।
ठीक है। इसमें अच्छा, उसको पैनिक मतलब वो मोड, पूरे देखो को पैनिक मोड की रिकवरी मेथड यहाँ पे भी है, और पैनिक मोड रिकवरी मेथड आपकी सिंटैक्टिक में भी यूज होता है। तो जहां भी पैनिक मोड का मतलब ही यही होता है कि जिस कैरेक्टर की वजह से, जिसकी वजह से एरर आता है उसको कंप्लीटली हम डिस्कार्ड करते हैं। अभी आप सिंटैक्टिक पढ़ोगे, इसमें भी पैनिक मोड तो वो जो हाँ जी बोलिए सर बोलिए। मतलब जो पूरा है, मतलब जैसे एक साइड हम लोग एक साइड ब्रैकेट लगाए थे, एक साइड नहीं लगाए थे, तो उस पूरे लाइन को ही हम लोग हटा देंगे ना जी, वो तब तक हम डिस्कार्ड करते जाएंगे जब तक कि कोई कॉमा या सेमी कॉलन नहीं मिल जाता। ठीक है, सिंटैक्टिक ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट आपका क्या है? सिंटैक्टिक एरर। क्या होता है सिंटैक्टिक एरर? इसमें जो होता है सिंटैक्टिक एरर, नंबर 1 मिसिंग पैरेंथेसिस, मिसिंग पैरेंथेसिस हो गया नंबर 1। नंबर 2 आपका हो गया मिसिंग ऑपरेटर, ये आ रही है। नंबर 2 आपका हो गया मिसिंग ऑपरेटर। मिसिंग ऑपरेटर। नंबर 3 हो गया आपका मिस स्पेलिंग ऑफ कीवर्ड। नेक्स्ट, कॉलम इन प्लेस ऑफ कोलन, प्लेस ऑफ सेमी कोलन, ब्लैंक स्पेस। हाँ, क्या है? ये 5 चीजें होती हैं जिसकी वजह से सिंटैक्टिक एरर होता है। तो इसमें हम 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या होता है। पहला इसमें देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की हेल्प से ही जानेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। सपोज लिखा है प्रिंटफ, आपको लिखा है मिसिंग पैरेंथेसिस, आपको क्लियर होगा। आप लिखे सपोज हेलो, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए क्या है कि हमने प्रिंट करा रहे हैं कोई चीज हेलो, ओपन ब्रैकेट में तो लगी है, लेकिन क्लोजिंग ब्रैकेट एक्चुअल में तो इसको ऐसे होना चाहिए, फिर सेमी कॉलन या जो भी चीजें होनी चाहिए। बट हमारा क्या है, ओपन ब्रैकेट तो है बट क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है। पैरेंथेसिस इसको बोलते हैं। इसको देखिए, आपका क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं है, तो क्या है आपका मिसिंग पैरेंथेसिस है। मिस है मतलब यहाँ प्रेजेंट नहीं है। इस टाइप की जब भी प्रॉब्लम आएगी तो ये मिसिंग पैरेंथेसिस की कैटेगरी में है। मिसिंग ऑपरेटर, देखो जैसा नाम है वैसे ही चीजें होती जाएंगी। मिसिंग ऑपरेटर में क्या हो जाएगा, देखो लिखते हो ए प्लस बी और इसके आगे लिख दो सी। यहाँ कोई ऑपरेटर मिसिंग है भाई? ए प्लस बी यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, बेसिकली ये होता ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। ए और बी की वैल्यू को ऐड होने के बाद सी में हम स्टोर करा देते हैं। बट यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर ही कोई मिसिंग है, इक्वल टू, या फिर सपोज करो यहाँ इक्वल टू लगा देते, यहाँ पे कुछ मिसिंग हो जाता। तो अगर कोई ऑपरेटर मिस है, नहीं है, उसकी वजह से कोई एरर आता है तो वो भी सिंटैक्टिक एरर में आता है। सिंटैक्टिक का मतलब आप जान ही रहे हो, सिंटैटिकली कोई चीज गलत हो, मतलब सिंटैटिकली वो सही ना हो।
मिस स्पेलिंग ऑफ कीवर्ड्स देखते हैं। सपोज आप SWITCH स्विच CH आप लिखते हो, फिर आप ये होता आपका तरीका, स्विच लिखते हैं और फिर उसके अंदर CH हमने लिखा और उसके बाद नीचे जो भी चीजें लिखनी होती हैं ओपन ब्रैकेट ओपन प्रेस करके। अगर SWITCH ना करके TI कर देते हैं तो ये क्या हो गया? स्विच क्या है? एक आपका स्विच आपका एक कीवर्ड है, लेकिन कीवर्ड की स्पेलिंग हमने यहाँ पे क्या कर दी? स्विच की स्विच न लिख के कुछ और लिख दिया। अगर इस तरह से किसी भी कीवर्ड में स्पेलिंग की प्रॉब्लम आती है तो वो हो जाता है आपका मिस स्पेलिंग ऑफ कीवर्ड। नेक्स्ट आपका क्या है? कोलन इन द प्लेस ऑफ सेमी कोलन। क्या मतलब है? लिखा हुआ है इंटीजर A कॉमा, आप देखिए A कॉमा B, एक्चुअल में क्या होना चाहिए? अगर सिर्फ दो ही A और B दो ही वेरिएबल को इंटीजर डिफाइन कर रहे हैं तो B के बाद क्या होना चाहिए? सेमी कॉलन होना चाहिए। बट हम यहाँ सेमी कॉलन ना करके ओनली कोलन कर रहे हैं, तो कोलन इन द प्लेस ऑफ सेमी कॉलन, यहाँ पे भी एक एरर होगा जो सिंथेटिक एरर की कैटेगरी में आएगा। सिंथेटिकली जो भी एरर आएगा, जो फॉर्मेट में प्रॉब्लम आएगी, जो एरर होगा वो आपका सिंटैक्टिक एरर में आएगा। ठीक है। दूसरा फिर नेक्स्ट क्या है आपका? एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस। एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस में क्या हो जाएगा? सपोज आप कमेंट लाइन लिखते हो, कमेंट लाइन, इसके बाद खूब स्पेस दे दो और ये आपका ये दे दो, स्पेस दे दो। ये हुआ एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस की वजह से एरर। जैसे ये है, ये आपका जो ये स्लैश है ये एस्ट्रिक के साथ ही आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या एस्ट्रिक और स्लैश के बीच में एक्स्ट्रा इतना ब्लैंक स्पेस है, इसकी वजह से भी एरर आएगा और इसको बोलते हैं सिंथेटिक। ठीक है। ये बेसिकली 5 टाइप की जो चीजें होती हैं, ये आपका इन 5 ये रीजन है जिसकी वजह से सिंथेटिक एरर होता है। ठीक है। इनके रिकवरी करने के 4 मेथड होते हैं रिकवरी मेथड। नंबर 1 आपका होता है पैनिक मोड रिकवरी, पैनिक मोड रिकवरी मेथड। सेकंड वन इज फ्रीज लेवल रिकवरी, फ्रीज PHR है ना, फ्रीज लेवल रिकवरी। थर्ड वन इज एरर प्रोडक्शन, एरर प्रोडक्शन। लास्ट वन इज होता है ग्लोबल करेक्शन। ये बेसिकली 4 रिकवरी, पैनिक मोड रिकवरी, ये बेसिकली आपके होते हैं एरर रिकवरी मेथड। ये 4 आपके एरर रिकवरी मेथड होते हैं जो यूज होते हैं किसमें? आपके सिंटैक्टिक एरर। ठीक है। तो पैनिक मोड रिकवरी में क्या होता है कि अगर कोई एरर आता है तो पैनिक मोड में हम पहले क्या करते थे? जिसकी वजह से एरर आता था उसको हम सीधे डिस्कार्ड कर देते थे। बोलिए। रिकवरी मैंने बता दिया था, जैसे आप लेक्सिकल एरर में पैनिक मोड रिकवरी का काम होता है वैसे ही आपका सिंटैक्टिक में भी होता है।
नेक्स्ट आपको देखना है फ्रेज लेवल रिकवरी। फ्रेज लेवल रिकवरी क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, देखिए लिखा गया है व्हेन पार्सर इनकाउंटर्स एन एरर it performs necessary action on the remaining input and parse rest of the input. First point. Second point क्या करेगा, the parser perform local correction on remaining input when the error is discovered. जब सिंटैटिक एरर का मतलब क्या होगा, सिंटैक्स एनालिसिस पेज में क्या होता है, पार्स ट्री बनता है, तो अगर उसमें कहीं भी अगर हमको एरर मिलता है तो उसमें हम क्या करते हैं, लोकल करेक्शन करते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ ना, द पार्सर परफॉर्म्स लोकल करेक्शन ऑन रिमेनिंग इनपुट व्हेन द एरर इज डिस्कवर्ड। लोकली उसको करेक्ट करते हैं जो भी उसका बचा हुआ इनपुट होता है जब एरर मिलता है। ठीक है, इसी तरह से एरर प्रोडक्शन है। एरर प्रोडक्शन में क्या करते हैं, एरर प्रोडक्शन में क्या करते हैं कि जैसे जब हम पार्स ट्री बनाते हैं तो कभी कभी पार्स ट्री बनता कैसे है, पार्स ट्री आपका सेटअप प्रोडक्शन से बनता है। सपोज मान लो प्रोडक्शन ऐसे दिए गए हों कि हमारा रिक्वायर्ड इनपुट के लिए पार्स ट्री नहीं बन पा रहा, तो क्या करेंगे, तो जिस प्रोडक्शन की जरूरत होती है उस प्रोडक्शन को हम ऐड कर देते हैं और फाइनली हम पार्स ट्री जो रिक्वायर्ड इनपुट के लिए होता है उसके लिए बना लेते हैं। तो ये चीज होता है एरर प्रोडक्शन में। नेक्स्ट आपका है, ये सारी बातें इसमें लिखा गया है। If we know the common error that can be encountered, we can augment the grammar for the language with production that can generate error construct. Use the new grammar with the augment grammar for the, जो मैंने बताया वही बात। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल करेक्शन। बेसिकली जो ग्लोबल करेक्शन है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें बहुत टाइम, बहुत कॉस्टली, बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है। इसको हम यूज नहीं करते, बट फिर भी जान लीजिए क्या होता है। द एम इज टू मेक फ्यू चेंजेस is possible while converting an incorrect input string to a valid string। इसमें करते क्या है, बेसिकली सपोज कोई कीवर्ड है उसमें कोई एरर है, या तो जहां पे एरर रहता है उससे सिमिलर वर्ड सिंबल टेबल में ढूंढते हैं और अगर सिमिलर सिंबल टेबल में मिल जाते हैं वर्ड तो उससे उसको रिप्लेस कर देते हैं। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है, ये बहुत कॉस्टली होता है, बहुत स्पेस इसके लिए चाहिए होता है, लेकिन फिर भी जान लीजिए ग्लोबल करेक्शन में क्या होता है। अगर सपोज कहीं पे एरर आ गया तो उससे सिमिलर वर्ड सिंबल टेबल में सर्च करते हैं, अगर सिमिलर वर्ड मिल जाता है तो उससे उसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ये 4 एरर रिकवरी मेथड है किसमें, आपके सिंटैक्टिक में एरर में। नेक्स्ट आपका सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर क्या होता है इसमें देखिए लिखा ही नहीं है, मैं बताता हूँ सिमेंटिक एरर कब कब होता है। सिमेंटिक एरर कब कब कहा जाता है। नंबर 1, इनकम्पैटिबल टाइप ऑफ ऑपरेंड्स। टाइप ऑफ ऑपरेंड्स। नेक्स्ट, undeclared variable। थर्ड, not matching actual and formal parameter या argument। not matching actual parameter METER with formal। ये है, इसकी वजह से ये 3 चीजें हैं, इनकी वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपका सिमेंटिक पेज एरर के कैटेगरी में आता है। ठीक है, ठीक, क्या होता है इसको हम देखते हैं।
ये आपके देखिए नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, मैं अलग से बता दूंगा, दे दूंगा इसको लिखा हुआ। इनकम्पैटिबल टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स क्या मतलब है? सपोज लिखा हुआ है मेन इंटीजर a सेमीकोलन फ्लोट b, ठीक है। और इसके बाद किया जाए a प्लस b। सपोज यहाँ पे कोई वेरिएबल भी ले लो, उसको उसमें स्टोर करा रहे हैं, वो बाद में देखेंगे। बेसिकली जो मुझे बताना है वो देखिए। यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, एक आपका इंटीजर टाइप है और बी जो है आपका क्या है, फ्लोट टाइप। इन दोनों को हम ऐड करें तो ए आपका क्या है, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, बी आपका क्या है, फ्लोट टाइप का डेटा टाइप। ए और बी यहाँ पे क्या है, ऑपरेंड है, और प्लस जो है आपका ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखिए नाम ही दिया हुआ है इनकम्पैटिबल टाइप ऑफ ऑपरेंड्स, मतलब एक इंटीजर टाइप का ऑपरेंड है, एक फ्लोट टाइप का। तो दोनों को एडिशन होने में प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के ये क्या है, इनकम्पैटिबल है, दोनों का डेटा टाइप सेम नहीं है। ये अलग बात है कि उसमें क्या कैसे होंगी, वो अलग की बात है। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम आती है तो ये इस कैटेगरी में आता है, इनकम्पैटिबल टाइप ऑफ ऑपरेंड्स, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल में। सपोज मेन इंटीजर a comma b sum is equal to a plus b सेमीकोलन। ये सपोज देखिए, ये कोई दिया गया है छोटा सा प्रोग्राम। मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए जा रहे हैं एज ए इंटीजर a और b, और फिर क्या किया जा रहा है, सम इज इक्वल टू a प्लस b किया जा रहा है। तो आप देखें a और b आपका इंटीजर टाइप का है, और ये दोनों ऐड होके कहीं ना कहीं स्टोर होंगे। तो किस वेरिएबल में स्टोर हो रहे हैं, एक सपोज सम नाम का वेरिएबल है उसमें स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। तो सम आपका देखिए कहीं डिफाइन नहीं किया गया, कहीं डिक्लेयर नहीं किया गया। दिखाओ ये अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल में यही चीजें होती कि कोई वेरिएबल यूज हो रहा है जो कि डिक्लेयर ना हो, या फिर चाहो तो यहाँ ए हटा दो, ए की जगह सम कर दो, तो ए भी आपका डिफाइन नहीं होगा, तो वो भी अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल की कैटेगरी में है। प्रोग्राम के अंदर कोई भी वेरिएबल यूज हो रहा हो तो वो सबसे ऊपर पहले डिक्लेयर होना जरूरी होता है। अगर वो डिक्लेयर नहीं है किस टाइप का है तो भी प्रॉब्लम आती है। तो उसकी वजह से जो एरर आता है वो सिमेंटिक पेज एरर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। नॉट मैचिंग एक्चुअल पैरामीटर विद फॉर्मल पैरामीटर, थर्ड वन है। आप सब लोग जानते हो फंक्शन में एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर का कंसेप्ट। सपोज अगर एक्चुअल पैरामीटर और जो फॉर्मल पैरामीटर है उसमें मिसमैचिंग हो जाए। मिसमैचिंग मतलब एक जगह पे दो पैरामीटर पास किए जा रहे हैं और एक जगह पे तीन पैरामीटर की जरूरत पड़ रही है, या तीन पैरामीटर ऊपर फंक्शन में डिफाइन किया गया और जब बाद में हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो वहां पे दो ही पैरामीटर के साथ उसको डिफाइन किया गया। तो वहां पे जब इस तरह का मिसमैचिंग होता है तो वो इस कैटेगरी में आता है कि एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर में जब मैचिंग नहीं होती है, नंबर ऑफ एक्चुअल पैरामीटर और नंबर ऑफ फॉर्मल पैरामीटर सेम होने चाहिए। किसी फंक्शन को अगर डिफाइन कर रहे हो तो उसमें जितने पैरामीटर पास होने चाहिए, उस फंक्शन को जब कॉल कर रहे हो तो उस फंक्शन में भी उतने ही पैरामीटर होने चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई भी फंक्शन को डिफाइन किया, वहां पे फंक्शन के अंदर तीन वेरिएबल पास किए ए बी सी, और जब हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उसमें ए और बी ही सिर्फ कर रहे हैं। ऐसा नहीं, जितना वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे फंक्शन में
उतने ही, जब फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो वहां पे भी उतने ही फंक्शन के साथ वो कॉल, जिसको एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर की मिसमैचिंग है। ठीक है, ये तीन चीजें आती हैं सिमेंटिक पेज एरर की कैटेगरी में। इसकी रिकवरी का एक सिंपल सा एक मेथड होता है, यूजिंग सिंबल टेबल। ये रिकवरी मेथड सिर्फ और सिमेंटिक पेज एरर में आपका यूज होता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे आपका यहाँ देखिए अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल है, इसमें सम इज इक्वल टू ए प्लस बी दिया गया है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी दिया गया है। तो एक मिनट, अर्पित जी हैं क्या ऑनलाइन? अर्पित वो स्क्रीनशॉट ले लो अटेंडेंस की, 61 है। तो सपोज ये दिया हुआ सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए और बी आपके इंटीजर टाइप के हैं, बट सम का डेटा टाइप नहीं डिफाइंड है। तो सिंपल सी बात है, इन जनरल क्या होगा, अगर ए और बी दोनों इंटीजर टाइप के हैं और दोनों को ऐड कर रहे हैं तो फाइनली इसकी वैल्यू भी इंटीजर में होगी 62। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं सिंबल टेबल में सम को डिफाइन कर देते हैं एज अ इंटीजर। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है चलिए, तो ये सिंबल टेबल में डिफाइन कर लेते हैं, सिंबल टेबल सम को मान लेता है कि वो एक, तो वहां पे इंसर्ट करके और डिफाइन कर लेता है कि वो एक इंटीजर टाइप। इसी तरह से यहाँ पे भी है, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर में अगर मिसमैचिंग हो जाती है तो उस केस में भी सिंबल टेबल अब क्या कर लेता है, देख लेता है सिंबल टेबल की हेल्प से कि कौन सा इसमें से वैलिड है, कौन सा वैलिड नहीं है, एक्चुअल पैरामीटर वाला सही है या फॉर्मल पैरामीटर वाला सही है, कितने पैरामीटर एक्चुअल में पास हो रहा है, सिंबल टेबल की हेल्प से करेक्ट कर लेता है। ऐसे इनकम्पैटिबल टाइप ऑफ ऑपरेंड है, यहाँ पे भी जैसे इंटीजर ले लेगा, फ्लोट ले लेगा, ये भी आपका देख लेंगे फिर इसमें किसमें जाके स्टोर हो रहा है, ये भी आपका सिंबल टेबल से चेक करके इसको करेक्ट। ठीक है, ये सिंबल टेबल की हेल्प से एरर करेक्ट और किसी भी एरर को रिमूव करने के लिए नहीं यूज होता है। ये सिंबल टेबल सिर्फ और सिर्फ सिमेंटिक पेज एरर को रिमूव करने के लिए, रिकवर करने के लिए सिंबल टेबल का हम यूज करते हैं। ठीक है, आपका एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी आपका यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट आपका रन टाइम एडमिनिस्ट्रेटर है या रन टाइम एनवायरनमेंट है, इसको हम बताते हैं इसमें एक्टिवेशन रिकॉर्ड वगैरह का क्या कंसेप्ट है। उसके बाद फिर आपका आज लगभग खत्म ही हो जाएगा। ये देखिए रन टाइम एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, सिंपल एकदम है। आपको इस यूनिट में जो भी चीजें बताई जानी थी मैंने बता दिया, बाकी अब चीजें जो है थ्योरेटिकली ही है, थोड़ा सा एक्टिवेशन रिकॉर्ड का कंसेप्ट समझा देना है। बाकी ये देखिए क्या है, रन टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम refers to a single installation of a given software or given program। ये ऑफ नहीं होगा, ये देखो ये ऑफ गलत है, ऑफ जब कोई भी प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज से दिया जाता है, कंपाइल कराया जाता है कोई भी प्रोग्राम, तो वो लो लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है। तो
उसी को कहा गया है कि लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली यहाँ पे मशीन ना हो के असेंबली लैंग्वेज में कंपाइलर कन्वर्ट करता है। उन्हीं बातों को 2-3 बार में कहा गया है। फिर देखिए लिखा गया है as soon as software program is executed it is in a runtime state. In this state the program can send instruction to computer processor and access the computer memory. भाई सिंपली क्या होता है, कोई भी कंपाइलर क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल में कन्वर्ट करता है और फिर वो लो लेवल में कन्वर्ट होने के बाद कहीं ना कहीं जाकर स्टोर तो होता होगा ना, ऑपरेटिंग सिस्टम ले जाकर स्टोर करता है, फिर हमको उसकी जब जरूरत पड़ती है तो उसको फिर एक्सेस करता है, तो जाके कहीं भी मेन मेमोरी में स्टोर होता होगा। फिर मेन मेमोरी में क्या होता है वो अभी आगे देखेंगे। उन्हीं बातों को यहाँ पे कहा गया है, सारी बातें वही अलग अलग तरीके से कही गई, ठीक है। तो बेसिकली जो मेमोरी होता है वो आपका, 1 मिनट में बता रहा हूँ, उसमें क्या क्या होता है बेसिकली मेमोरी में, ये चीजें होती है। जाके वो मेमोरी में स्टोर होता है, मान के चलो मेन मेमोरी, तो मेन मेमोरी में बेसिकली 4 चीजें होती हैं, 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। नंबर 1 इज कोड, स्टैटिक डेटा, स्टैक एंड हीप। ये सबसे, इसका जो कोड का यहाँ पे जो एड्रेस होता है इसका सबसे लोअर होता है और ये सबसे हायर होता है, ठीक है। तो कोड में क्या होता है, कोड में क्या क्या स्टोर करते हैं, जो भी एग्जीक्यूटेबल कोड होता है वो यहाँ स्टोर होता है। फिर आपका जो स्टैटिक डेटा होता है, अच्छा पहले ये तो सुन लीजिए कि कोड और स्टैटिक डेटा ये दोनों कंपाइल टाइम पे यूज होता है, और स्टैक और हीप हम ये दोनों जो होता है रन टाइम पे यूज होता है। कैसे होता है ये तीनों जो है आपका स्टोरेज एलोकेशन में पढ़ लेंगे, स्टैटिक, स्टैक और हीप, ठीक है। कोड तो मैंने बता ही दिया सिंपल क्या होता है। ये 4 फील्ड में मेमोरी को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे, स्टैटिक डेटा लोकेशंस ऑफ स्टैटिक डेटा कैन आल्सो बी डिटरमाइंड एट कंपाइल टाइम। देखिए लिखा भी, हाँ, मेमोरी लोकेशन फॉर कोड आर डिटरमाइंड एट कंपाइल टाइम। फिर स्टैक में क्या लिखा है, डेटा ऑब्जेक्ट्स अलाउड एट रन टाइम। इसी में एक्टिवेशन रिकॉर्ड, हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था। बेसिकली जो स्टैक होता है इसी में एक्टिवेशन रिकॉर्ड वगैरह क्रिएट होता है, कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगा। और ये हीप है, अदर डायनेमिकली एलोकेटेड डेटा ऑब्जेक्ट्स एट रन टाइम, जैसे मैलॉक एरिया होता है इसी में वैसे ही होता है। इसको भी एक एक करके अभी हम देखेंगे क्या लिखा हुआ आपके नोट्स में ऑलरेडी, ठीक है। तो पहले हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड जान ले क्या होता है। एक्टिवेशन रिकॉर्ड, व्हेन अ फंक्शन, देखिए व्हेन अ फंक्शन कॉल्स अनदर फंक्शन इट क्रिएट्स एक्टिवेशन रिकॉर्ड। कोई फंक्शन अगर दूसरे फंक्शन को कॉल करता है तो उसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमको देखना है तो देखते हैं, सपोज कोई फैक्टोरियल का छोटा सा प्रोग्राम है, जैसे सपोज कोई इंटीजर f इज इक्वल टू फैक्ट, चलो 3 का हम निकाल रहे हैं फैक्टोरियल, फिर इसको डिफाइन कर रहे हैं इंटीजर फैक्ट इंटीजर एंड, इसके बाद इसमें हो गया इफ n डबल इक्वल टू 1, देन क्या रिटर्न करता है, रिटर्न, अगर n की वैल्यू 1 है तो रिटर्न n इज इक्वल टू 0 पे देखना चाहिए। क्यों, यहाँ n इज इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, 0 पे भी फैक्टोरियल 0 की भी वैल्यू तो 1 ही होती है। चलो 1 पे ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 तक नहीं जाएंगे और क्या।
return 1, else return क्या होगा, फैक्टोरियल n निकालना है, n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1 होना चाहिए, फैक्ट ऑफ n माइनस 1। ठीक, चलिए सब लोग हैं क्या, गए, आवाज वगैरह जा रही है? यस सर। ठीक, आवाज आ रही है सर। ये कोई सपोज छोटा सा, जी बोलिए। चलिए, ये कोई छोटा सा प्रोग्राम दिया है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो प्रोग्राम तो आप जानते ही हो फैक्टोरियल का। तो सिंपल सी बात है कि अगर फैक्टोरियल 3 हमको कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए फैक्टोरियल 2 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और फैक्टोरियल 1 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यहां से जब आप करोगे n की वैल्यू 3 करोगे तो 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, फिर फैक्टोरियल ऑफ 2 में क्या हो जाएगा, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, और हम फैक्टोरियल ऑफ 1 मतलब अगर n की वैल्यू 1 है तो रिटर्न 1 डायरेक्टली कर दिया मैंने। इतना तो कंसेप्ट क्लियर ही होगा। तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड देखिए क्या होता है, बेसिकली एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो फंक्शन होते हैं उन्हीं को बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन किसी फंक्शन को कॉल करता है तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होता है। कैसे क्रिएट होता है देखिए, यहाँ पे देखिए एक फंक्शन है मेन, फिर है fact3, तो पहला आपका एक्टिवेशन रिकॉर्ड हो जाएगा मेन, सेकंड हो जाएगा मेन के अंदर आपने fact3 कॉल किया। अब fact3 को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आप एक्टिवेशन रिकॉर्ड अगर आप देखो, सबसे पहले तो आपका मेन हो जाएगा, दूसरा एक्टिवेशन रिकॉर्ड आपका हो जाएगा fact3 क्रिएट होगा, 3 तो fact3 कैलकुलेट ही करना, fact3 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसकी वजह से फिर हम जब यहाँ पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, fact2 हो जाएगा, fact2, तो fact2 कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, fact1। तो समझ में आ रहा होगा ना, बोलिए। और फिर जो हम fact1 जब कैलकुलेट हो जाएगा, fact1 की वैल्यू आपने 1 अगर कैलकुलेट कर ली तो ये किसको रिटर्न करेगा, जो भी वैल्यू होगा fact2 को, और fact2 के बाद जो फाइनल आएगा वो fact3 को करेगा, और फिर fact3 फिर जो है मेन फंक्शन को रिटर्न करके फाइनली आपका आउटपुट निकाल देगा, आंसर। तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है, अगर कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है तो वहां पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होता है। इसमें कुछ फील्ड्स होती हैं बेसिकली एक्टिवेशन रिकॉर्ड में, इसका क्या क्या यूज होता है, चाहे तो हम ये जो फैक्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें ये जितने भी फील्ड्स हैं आपके, ये जितने भी फील्ड्स हैं आपके कैसे लिंकिंग है एक दूसरे से, चाहे तो हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिटर्न एड्रेस है, एक्चुअल पैरामीटर है, मशीन स्टेटस है, एक्सेस लिंक, कंट्रोल लिंक, लोकल डेटा, टेम्परेरी डेटा। ये बेसिकली आपके कितने टोटल 7 है क्या, 7 फील्ड हैं। ये किसी भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड में जरूरत पड़ते हैं। देखिए लिखा है एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज अ चंक ऑफ कंप्यूटर मेमोरी which holds the arguments and normal local variable of the लोकल वेरिएबल ऑफ द फंक्शन। ठीक है, सबसे पहला इसमें देखिए क्या है, रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस क्या करेगा, रिटर्न क्यों यूज करते हैं आप सबको पता है, बस वही सेम चीजें हैं। जैसे अभी हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना रहे थे तो उसमें रिटर्न कर रहे थे ना फाइनली, तो वही चीज यहाँ पे, इट इज यूज्ड टू कॉल प्रोसीजर टू रिटर्न द वैल्यू टू द कॉलिंग प्रोसीजर। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर आप जानते ही हो क्या होता है, इट इज कॉलिंग प्रोसीजर अप्लाइंग पैरेंट टू अ कॉल्ड प्रोसीजर।
ये सारी चीजें आप जानते हो, इसके बारे में हमको पूरा एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, ये कॉल्ड फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन, ये सब नहीं बताने की जरूरत है, आप सब जानते हो। ये क्या दिया गया है, मशीन स्टेटस। मशीन स्टेटस जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है उसके पहले जो होता है मशीन का जो स्टेटस होता है वो बताता है, वो चीज आता है मशीन स्टेटस के पार्ट। एक्सेस लिंक क्या होता है, बेसिकली इट रिफर्स अ नॉन लोकल डेटा प्रेजेंट इन अनदर एक्टिवेशन रिकॉर्ड। बेसिकली ये एक्सेस लिंक का यूज जब हम हीप एलोकेशन करते हैं उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। जब डायनेमिक एलोकेशन होता है तब इसमें एक्सेस लिंक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नॉन लोकल डेटा के लिए होता है और नॉन लोकल डेटा आपका यूज होता है हमेशा हीप एलोकेशन। लोकल और नॉन लोकल डेटा दो टाइप की चीजें होती है। आप स्कोपिंग पढ़े होंगे, स्टैटिक स्कोपिंग और डायनेमिक स्कोपिंग, वहीं से चीजें थोड़ी सी मिलती जुलती है। नहीं होगा तो कल मैं एक क्वेश्चन छोटा सा प्रोग्राम लिख के बता दूंगा कि स्टैटिक स्कोपिंग में क्या होता है, डायनेमिक स्कोपिंग में क्या होता है। ठीक है, चलिए एक्सेस लिंक ये हो गया। इट रेफर्स टू नॉन लोकल डेटा प्रेजेंट इन द अनदर एक्टिवेशन रिकॉर्ड। दूसरे एक्टिवेशन रिकॉर्ड में जो नॉन लोकल डेटा प्रेजेंट होते हैं उसको रेफर करता है। कंट्रोल लिंक, इट पॉइंट्स टू कॉल्ड प्रोसीजर एक्टिवेशन रिकॉर्ड। ठीक है, लोकल डेटा क्या होता है, लोकल डेटा में बेसिकली आपका जो लोकल डेटा होता है, लोकल और नॉन लोकल डेटा मैं बता दूंगा। टेम्परेरी वेरिएबल में क्या होता है, ये ऑप्शनल पेज होता है टेम्परेरी। अगर कोई टेम्परेरी वेरिएबल यूज हो रहा है तो वो यहाँ पे स्टोर होता है। ये सातों चीज किसी भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड में होते हैं, ये 7 फील्ड। कुछ कुछ जगहों पे सातों फील्ड यूज हो जाती है, कुछ जगहों पे सातों फील्ड यूज नहीं होती। जैसे टेम्परेरी वेरिएबल अगर कोई नहीं यूज हो रहा है तो ये नहीं यूज होगा। दूसरी चीज एक्सेस लिंक, ये भी आपका ऑप्शनल हो जाएगा क्योंकि नॉन लोकल डेटा को रेफर करता है। तो अगर नॉन लोकल डेटा नहीं है तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक दो ऐसे फील्ड हैं जो कि यूज नहीं होते। तो जो बेसिकली ये मैंने ये बताया फैक्टोरियल वाला, तो यही कंसेप्ट, ये जो देखिए जो रिटर्न एड्रेस होगा वो क्या करेगा, जो रिटर्न एड्रेस ऊपर था वो जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल 1 है तो फैक्टोरियल 1 एक्टिवेशन रिकॉर्ड इसके लिए क्रिएट होगा और इसमें जो रिटर्न भाई जो भी फैक्ट 1 से जो भी आउटपुट हमारा निकलेगा वो फाइनली किसको रिटर्न करेगा, फैक्ट 2 को। फिर ये लिंक, ये जो होता है जो आपका ये लिंक है, ये कंट्रोल लिंक एक है ना, एक कंट्रोल लिंक है एक आपका, ये कंट्रोल लिंक देखिए लिखा ना, इट पॉइंट्स टू कॉल्ड प्रोसीजर एक्टिवेशन रिकॉर्ड। इसी लिंक की हेल्प से हम ये एक दूसरे फंक्शन के बीच में लिंकिंग होती है क्योंकि यहाँ पे सब लोकल डेटा है। और फिर जो फैक्ट 1 से क्रिएट होगा आउटपुट वो फैक्ट 2 को रिटर्न करेगा, फिर फैक्ट 2 से जो आउटपुट क्रिएट होगा वो फैक्ट 3 को करेगा और फिर फैक्ट 3 से जो फाइनली आउटपुट क्रिएट होगा वो मेन फंक्शन को रिटर्न करेगा और फाइनली आपका 6 वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड की हेल्प से ही एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से लिंक है, कंट्रोल लिंक की हेल्प से, और रिटर्न एड्रेस की हेल्प से आपका एक फंक्शन से जो आउटपुट आएगा वो रिटर्न करेगा दूसरे फंक्शन। अगर इसको हम स्टैक में करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा मेन फंक्शन है तो स्टैक में सबसे पहले क्या पुश होगा, मेन, फिर फैक्ट 3, फिर फैक्ट 2 और फिर फैक्ट 1। तो सबसे टॉप पे क्या आएगा, फैक्ट 1 आएगा और जो सबसे टॉप पे फंक्शन होता है वो सबसे पहले इवेल्युएट होता है। तो सबसे पहले हमारा फैक्ट 1 आपका इवेल्युएट होगा और ये वैल्यू रिटर्न करेगा फैक्ट 2 को, फिर फैक्ट 2 कैलकुलेट होगा, फिर फैक्ट 3 और फाइनली मेन फंक्शन को रिटर्न कर देगा जो भी फाइनल आपकी फैक्टोरियल की वैल्यू होगी। तो जो सबसे फर्स्ट एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता है वो सबसे पहले आपका स्टैक में पुश होता है, तो वो हमेशा, और जो सबसे लास्ट में एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता है वो सबसे टॉप पे रहता है स्टैक में, और जो सबसे टॉप पे रहता है वो सबसे पहले इवेल्युएट होता है। ठीक है, चलिए तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड का आई थिंक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर ही हो गया होगा। इसके बाद बेसिकली हम देखते हैं ये स्टोरेज एलोकेशन है, ये टोटली आपका सिंपल है थोड़ा समझने के लिए। देखिए इंपॉर्टेंट होता है, 4th यूनिट थोड़ी सी इजी है, थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे तो आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, स्टोरेज एलोकेशन स्ट्रेटजी है। स्टैटिक स्टोरेज में क्या होता है, मेमोरी एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम ओनली, मैंने बताया था बाइंडिंग कैन नॉट बी चेंज एट रन टाइम। जब रन टाइम पे कुछ होता ही नहीं तो कहाँ से कुछ चेंज होगा, स्टैटिक इसका नाम ही है। वन एक्टिवेशन रिकॉर्ड फॉर प्रोसीजर, स्टैटिक आप जानते ही हो, स्टैटिक अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है, उसी से रिलेट यहाँ पे किया गया है कि वन एक्टिवेशन रिकॉर्ड फॉर प्रोसीजर।
ड्रॉबैक क्या होता है, स्टैटिक है तो रिकर्शन को सपोर्ट नहीं करेगा। सेकंड आपका क्या है, साइज ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट मस्ट बी नोन एट कंपाइल टाइम इटसेल्फ। कंपाइल टाइम पे ही ये यूज होता है, एलोकेट करता है, तो वही चीजें दी हैं। डेटा स्ट्रक्चर कैन नॉट बी क्रिएटेड डायनेमिकली, भाई जब स्टैटिक है तो डायनेमिक की कोई बात ही नहीं होगी, वही चीज लिखा गया। सेकंड आपका क्या लिखा गया, स्टैक स्टोरेज एलोकेशन। स्टैक और आपका हीप दोनों डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन होता है, और दोनों आपका रन टाइम पे एलोकेशन होता है, वही चीज लिखा गया है। स्टैक एलोकेशन इज डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन, स्टोरेज इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन स्टैक, जो भी मैंने बताया भाई। इन दिस एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स आर पुश एंड पॉप, सो वी जस्ट नीड अ स्टैक टॉप पॉइंटर, जो भी मैंने बताया वही चीज है लिखा हुआ, जो भी मैंने बताया स्टैक की हेल्प से। फिर क्या लिखा है, टू एलोकेट अ न्यू एक्टिवेशन रिकॉर्ड वी जस्ट इंक्रीज स्टैक टॉप पॉइंटर, वही बातें हैं जो मैंने बताया। टू डीएलोकेट एन एक्टिवेशन रिकॉर्ड वी जस्ट डिक्रीज स्टैक टॉप, वो तो सिंपल जो बात है। इसकी ड्रॉबैक क्या है, वी कैन नॉट एक्सेस लोकल वैल्यूज वंस एक्टिवेशन एंड। नेक्स्ट आपका हीप स्टोरेज एलोकेशन। हीप में क्या होता है, हीप इज यूज्ड टू मैनेज डायनेमिक स्टोरेज। बेसिकली हीप स्टोरेज आपका नॉन लोकल डेटा के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर आज टाइम बचेगा तो मैं बता दूंगा लोकल और नॉन लोकल, अदरवाइज का 2 मिनट का है, बता दूंगा। फिर लिखा है कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी फ्रॉम, क्या लिखा है, फ्रॉम हीप is allocated for activation record of data object. The deallocation space can be used. Allocation and deallocation is possible in, यहाँ पे देखिए छूट गया, एनी ऑर्डर यहाँ ना होना चाहिए, किसी भी वे में किसी भी ऑर्डर में एलोकेशन और डीएलोकेशन हीप में हो सकता है। स्टैक में तो नहीं ऐसा लिखा हुआ है, स्टैक में आपका ऊपर मेंशन कर दिया गया है कैसे है आपका एलोकेशन और डीएलोकेशन होना है। लिखे देगा ना, डीएलोकेट एंड एक्टिवेशन रिकॉर्ड वी जस्ट डिक्रीज स्टैक टॉप, यहाँ पे हीप में किसी भी ऑर्डर में आपका